हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजिकल स्कूल में लॉ को सोसाइटी के साथ में रिलेट किया गया है। और लॉ क्या है? लॉ सोशल प्रोग्रेस का एक मीडियम है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ सोशियोलॉजिकल स्कूल के ही एक बहुत ग्रेट जो सपोर्टर है सोशियोलॉजिकल स्कूल के, सर डीन रस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी को। देखिए, डीन रस्को पाउंड सर का बर्थ 1870 में अमेरिका में हुआ था और इनका कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजिकल स्कूल में इतना ज्यादा है कि इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल स्कूल कहा जाता है। सर डीन रस्को पाउंड ने कहा था कि विधि एक ऐसा ज्ञान और एक ऐसा अनुभव है, यानी कि एक ऐसी नॉलेज है जिसके थ्रू सोशल कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि विधि कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण करने में पूरी तरीके से हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। इनकी थ्योरी का जो नाम है सोशल इंजीनियरिंग। तो देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो जो भी वर्क करते हैं केवल उतने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई खोज करते हैं और उस पर आगे वर्क करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो लॉ भी है वो सोसाइटी को कंट्रोल करने में, सोसाइटी की प्रोग्रेस करने में लगातार एक्शन करती रहती है, लगातार वर्क करती रहती है। और इसीलिए सर डीन रस्को पाउंड ने कहा कि लॉ इज मोर देन ए सेट ऑफ नॉर्म्स और लीगल ऑर्डर। यानी कि विधि केवल नियमों का कलेक्शन नहीं है, ये अमूर्त नियमों का संग्रह नहीं है, ना ही केवल बिल्कुल एक रिटन स्टेटमेंट की तरीके से है, बल्कि ये तो एक फंक्शनल प्रोसेस है और लॉ हमेशा वर्क करता रहता है। इसीलिए सर इनका कहना ये था कि दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन एक्शन। यानी कि जो किताबों में लिखी विधि है और वास्तव में जो विधि कार्य कर रही है, दोनों में अंतर होता है। देखिए, सर डीन रस्को पाउंड ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क, यानी कि उन्होंने बहुत सारे उनके पब्लिश वर्क हैं, जिनमें से कुछ मेन मेन क्या है? स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री एंड लॉ एंड मॉरल्स। यहां पर देखिए, डीन रस्को पाउंड सर की जब बात आती है तब इन्होंने कहा था लॉ क्या कर रहा है? लॉ कहीं ना कहीं मैक्सिमम ऑफ वांट्स विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शंस, यानी कि इस तरह के सेटिस्फेक्शन को सिक्योर कर रहा है जिससे लोगों की इच्छाएं, आवश्यकताएं, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों की जितनी भी मांगे हैं, डिमांड्स हैं, वो तो मैक्सिमम फुलफिल हो रही हैं। और इन सबको फुलफिल करने में फ्रिक्शन कैसा है? मिनिमम। यानी कि जो घर्षण है, जो तनाव है, वो बहुत कम मात्रा में है। और लॉ इस तरीके से सोसाइटी को रेगुलेट कर रही है, सोसाइटी को कंट्रोल कर रही है। सर डीन रस्को पाउंड ने मेनली अपनी थ्योरी में कहा कि जो लॉ का मेन फंक्शन होता है वो इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना होता है, यानी कि हितों की रक्षा करना होता है। और जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देखिए, इंटरेस्ट एक ही तरह का तो नहीं होता। तो जितने भी प्रकार के इंटरेस्ट हैं उन सभी के बीच में हार्मोनी बिठाते हुए, उन सभी में यूनिफॉर्मिटी लाते हुए, उनके बीच के क्लैशेस को दूर करना ही कहीं ना कहीं लॉ का मेन काम है। और इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना लॉ की मेन, जो एक लॉ का मेन फंक्शन कहा जाता है। सर डीन रस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया है: इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ये जो बात करते हैं, इंटरेस्ट रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, डोमेस्टिक रिलेशन और सब्सटेंस। जैसे कि किसी व्यक्ति की हम यदि डिग्निटी की बात करें, किसी व्यक्ति की हम इच्छा की बात करें, या किसी व्यक्ति के अपने परिवार से किस तरीके से रिलेशन है हम उनकी बात करें, कैसे वो उनको मैनेज कर रहा है, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे कांटेक्ट कर रहा है, कैसे अपना काम करना चाहता है, ये सारी बातें इंडिविजुअल इंटरेस्ट में आती हैं। सोशल इंटरेस्ट में जब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित ही जब एक साथ सब लोगों के मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं वो सोशल इंटरेस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि मैं ये कहीं पर भी रह रही हूं तो मैं क्या चाहती हूँ? मेरी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो।
सभी लोग ये चाहते हैं, तो वो मिलकर के क्या बन गया, वो सोशल इंटरेस्ट बन गया। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट में यूनिफॉर्मिटी आई, तो वो सोशल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। सोशल इंटरेस्ट में जनरल सिक्योरिटी की बात की जाती है, जनरल प्रोग्रेस की बात की जाती है, सोशल हेल्थ की बात की जाती है, सोसाइटी की सेफ्टी की बात की जाती है। वहीं पर जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो सर डीन रस्कोपॉन्ड ने कहा कि जहां पर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज ए जुरिस्टिक पर्सन है या एज ए गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट कहलाता है। और इन इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना ही लॉ का मेन काम आ जाता है। लेकिन देखिए, जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से फॉलो करे कि वो सोसाइटी को हार्म पहुंचाए। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को, हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी कहा गया है कि व्यक्ति को व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी इस तरह का काम करे जिससे कि सोसाइटी को हार्म पहुंचे। तो देखिए, वहां पर हमने ये भी पढ़ा है कि स्टेट इस तरह के कामों पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। जैसे यदि मान लिया कोई व्यक्ति अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है और उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो इट मीन्स जब सोशल इंटरेस्ट की बात आएगी, तो ऐसा इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो कि यूनिफॉर्मिटी ला करके सोशल इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उसको वहां पर रोका जाएगा। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऐसा है जहां पर सेफ्टी की बात आ रही है, सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको सोशल इंटरेस्ट के में की फॉर्म में उसको माना जाएगा। लेकिन जितने भी तरह के जो इंटरेस्ट हैं, यदि वो सही तरीके से हैं, तो उन इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना ही अकॉर्डिंग टू सर डीन रस्कोपॉन्ड लॉ का मेन फंक्शन होता है। इसके बाद में सर डीन रस्कोपॉन्ड ये भी कहते हैं कि इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के साथ साथ ही लॉ का एक काम और है, और वो है सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाना। देखिए, सिविलाइजेशन से मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही सोसाइटी में मनुष्य स्ट्रगल करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वही सिविलाइजेशन का एक फॉर्म है। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी को सिविलाइज कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस होना जरूरी है, यानी कि कुछ जूरल पोस्टुलेट का होना बहुत जरूरी है। देखिए, सर डीन रस्कोपॉन्ड ने वर्ड यूज किया है जूरल पोस्टुलेट, लेकिन जब आप अलग अलग जो हिंदी में जो जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक है, यानी कि विधि शास्त्र की जो किताबें हैं, तो जूरल पोस्टुलेट के कई सारे नाम वहां पर बताए गए हैं। जैसे न्यायिक आधार तत्व है, न्यायिक अभ्युपगम है, न्यायिक अवधारणाएं हैं, विधिपरक अभिधारणाएं हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही क्या है? जूरल पोस्टुलेट। तो देखिए, जूरल पोस्टुलेट का मतलब क्या हो गया? डीन रस्कोपॉन्ड सर ने कहा कि जो जूरल पोस्टुलेट हैं, कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, जिनको यदि फॉलो करा जाए तो सोसाइटी सिविलाइज्ड बनेगी। इन्होंने कहा कि जो बेसिक एजम्पशंस हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग तरह की लोगों की नीड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो हर सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने के लिए जूरल पोस्टुलेट डिफरेंट हो सकते हैं। पर इसके बाद भी उन्होंने अपने आसपास की सरकमस्टांसेस को देखते हुए 1990 में उन्होंने इन द बिगनिंग 5 तरह के जूरल पोस्टुलेट बताए। वो क्या क्या थे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे पर आक्रमण ना करे, अटैक ना करे। तो यदि ऐसा होगा तो सोसाइटी कैसी होगी? सोसाइटी सिविलाइज्ड बनेगी। एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ क्राइम में जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में कोई व्यक्ति जो कुछ भी अपनी मेहनत से कमा रहा है, जो कुछ भी अपने परिश्रम से बना रहा है, वो उसको अपने बेनिफिट के लिए रखे, कोई उसमें इंटरफेयर ना करे। एक तरीके से ये इंटरेस्ट किसका हो गया? ये लॉ ऑफ पेटेंट का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में व्यक्ति जिन जिन लोगों से संपर्क में आता है, वो उसके साथ में गुड फेथ रखें। तो एक तरीके से यहाँ पर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं कि जिनके साथ में भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। फोर्थ, देखिए, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में हर व्यक्ति अपने कामों को इतना सेफली करे, मतलब विदाउट नेग्लिजेंस करे,
कि उसके आसपास वाले लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये किस तरह के इंटरेस्ट की बात आ रही है, हम यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट की बात कर रहे हैं। 5th नंबर पर देखिए उन्होंने क्या कहा कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति जो कि अपने यहाँ पर हैजार्डस प्रोडक्ट यानी कि परिसंकट में पदार्थ ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर हैजार्डस यानी कि खतरनाक कोई भी प्रोडक्ट रख रहा है जिसके निकल जाने से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है, तो व्यक्ति वहां पर लायबल होगा। यानी कि यहाँ पर किससे इसको रिलेट किया गया है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई है। तो सर डी नस्कोपॉन ने कहा कि यदि इन बेसिक एजम्पशंस को पूरा करा जाए तो सोसाइटी सिविलाइज्ड बनेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर डी नस्कोपॉन ने कहा था दीज जुरल पोस्टुलेट में भी चेंज, ये चेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने 1942 में 3 जुरल पोस्टुलेट और ऐड कर दिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा मिलेगी, यानी कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। देन सिविलाइज्ड सोसाइटी में यदि कोई व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में पहुंचता है तो समाज उसका आर्थिक भार उठाए। और 3rd नंबर पर कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी के साथ में एकदम से कोई समस्या आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक बीमा की जो स्कीम्स हैं या पॉलिसीज वगैरह उसके लिए होनी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति उन समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर देखिए सर डी नस्कोपॉन ने कहा कि जब ये सारे जुरल पोस्टुलेट फॉलो किए जाएंगे तो सोसाइटी सिविलाइज्ड बनेगी और लोगों के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन भी होगा। और यही उनके अकॉर्डिंग लॉ का मेन फंक्शन है, यानी कि कहीं ना कहीं विधि एक यंत्र की तरीके से, एक इंस्ट्रूमेंट की तरीके से, एक जो उन्होंने वर्ड यूज किया सोशल इंजीनियरिंग की तरीके से सोसाइटी में इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करती है, सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाती है, साथ ही साथ सोसाइटी को कंट्रोल भी करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको सर डी नस्कोपॉन की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे पॉइंट पे हुआ, जैसे कि लोगों ने कहा कि इन्होंने तो पूरे जो सोशियोलॉजिकल स्कूल में जो लॉ के बारे में जो अपने ओपिनियन दिए हैं, तो लगता है जैसे कि एक सोसाइटी कारखाने की तरीके से हो, लॉ एक मशीन की तरीके से हो। तो जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम नट और बोल्ट लेके कैसे उसको कसेंगे। तो इन सारी बातों पर बहुत ज्यादा लोगों ने सर डी नस्कोपॉन की आलोचना की है। कई लोगों ने तो ये कहा कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो घर्षण है, जो वेस्ट है, जो फ्रिक्शन है, इन सारे वर्ड्स का भी बहुत ज्यादा यूज किया है, तो वो चीजें सही नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे जो इनके आलोचक थे उनका ये भी कहना था कि जो सर डी नस्कोपॉन की थ्योरी में ये जो इंटरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो भी प्रॉपरली सही तरीके से क्लियर नहीं होता। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद भी जब हम सर डी नस्कोपॉन की बात करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजिकल स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी vidikipaathshala@gmail.com पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।